आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। दोस्तों, आज की ये कहानी हमारे साथ हमारे बहुत ही खास मित्र अशोक जी ने शेयर की है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी अशोक जी की जुबानी। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। यूँ तो मेरे साथ काफ़ी हादसे हुए हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो आज तक मुझे समझ नहीं आए। ये घटना भी मेरे साथ हुई उन्हीं में से एक घटना है जो मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ। आज से करीब 8 साल पहले घटी थी। मैं एक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक चलाने का काम किया करता था, इसलिए ड्यूटी का कोई टाइम नहीं था। मालिक कभी भी मुझे किसी भी वक्त पर कहीं पर भी जाने को बोल देते हैं। हालांकि ऐसे काम करना थोड़ा मुश्किल ज़रूर था, मगर नामुमकिन नहीं। और अच्छी बात तो ये थी कि मुझे इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलते थे, इसलिए इतनी परेशानियों और जोखिमों के बाद भी मैं ये काम करता रहा। मुझे अच्छे से याद है, वो अगस्त का महीना चल रहा था। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने घर पर बैठा अपने परिवार के साथ वक्त गुजार रहा था। दोपहर के यहीं कोई 3-4 बज रहे होंगे। तभी मेरे फ़ोन पर मालिक का फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया तो सामने से मालिक ने कहा, देखो अशोक, मुझे पता है आज मौसम बहुत ख़राब है, मगर एक बहुत ज़रूरी काम आ गया है और वो काम ऐसा है कि मैं तुम्हें छोड़कर किसी और को भेज भी नहीं सकता। इस पर मैंने कहा, क्या हुआ मालिक, क्या बात है? इस पर मालिक ने बताया, दरअसल मेरा एक दोस्त इंजीनियर है। वो यहाँ से करीब 150 किलोमीटर दूर एक गांव में शिफ्ट हुआ है। उसका कुछ ज़रूरी सामान और घर के कुछ फर्नीचर वगैरह हैं। उन्हें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, तो क्या तुम आज वहाँ जाकर ये सब चीज़ें डिलीवर कराओगे? वैसे तुम चिंता मत करो, खर्चा पानी मैं देख लूँगा। मालिक की बात तो मैं वैसे भी काट नहीं सकता था, ऊपर से उन्होंने जो खर्चा पानी वाली बात बोल दी उससे तो मैं फट से राज़ी हो गया, ये सोचकर कि बस 150 किलोमीटर ही तो जाना है। जिसके बाद मैंने ये बात घर वालों को बताई और निकल गया सीधे ट्रांसपोर्ट ऑफिस की तरफ। वहाँ पहुँचकर देखा तो सामान पहले से ही लोड हो चुका था, बस मुझे ट्रक लेकर निकलना था। तो मैंने भी ज़्यादा वक्त जाया नहीं किया और ट्रक लेकर चल पड़ा उस गांव की ओर। गांव का नाम था मीनापुर। ये नाम मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार सुन रहा था और शायद उस तरफ मैं पहली बार जा भी रहा था, इसलिए मुझे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था। खैर, मैं ट्रक चलाता रहा। करीब 2 से ढाई घंटों के सफ़र के बाद मैं उस गांव में पहुंचा। गांव की उस सड़क जिस पर फ़िलहाल मेरी ट्रक आगे बढ़ रही थी, उसकी हालत बहुत खस्ता थी। कीचड़ के मारे ट्रक के टायर एकदम धंस गए थे। ट्रक चलाते हुए मन ही मन में ये सोच रहा था कि आखिर इंजीनियर साहब इस गांव में आकर क्यों बस गए। खैर, मैं जैसे तैसे ट्रक लेकर उनके घर पहुंचा और वहां मेरी ट्रक से सारा सामान उतार लिया गया। इंजीनियर साहब मालिक के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनसे थोड़ी बहुत बातें हुई, हमने साथ में चाय भी पिया। तभी मेरे जहन में वही सवाल आया जो मैंने इंजीनियर साहब से पूछ ही लिया, इंजीनियर साहब, आप शहर छोड़कर इस गांव में क्यों बस गए हैं? इस पर उन्होंने कहा, मैं यहाँ बसा नहीं हूँ अशोक। दरअसल मेरा काम ही कुछ ऐसा है कि मैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेता हूँ, इसलिए इन कामों में काफ़ी वक्त लग जाता है। तो मुझे कंपनी की तरफ से उस जगह पर रहने को एक घर मिलता है, तो बस सामान लेकर इधर उधर भटकता रहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए अपना सर हाँ में हिलाया। आगे इंजीनियर बाबू ने कहा, यहाँ पर भी मैं काम से ही आया हूँ। दरअसल यहाँ एक पानी टंकी है, उस पानी टंकी को तोड़कर कुछ बनाने का इरादा है सरकार का, मगर ये गांव वाले हैं जो पानी टंकी को तोड़ने ही नहीं दे रहे हैं। न जाने क्या बोल रहे हैं,
कोई कहता है कि वो टंकी श्रापित है, तो कोई कुछ, पता नहीं क्या होगा। इंजीनियर साहब की बात सुन मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भला एक पानी टंकी से इन गांव वालों को क्यों इतना लगाव है, या फिर ये गांव वाले उस टंकी को तोड़े जाने से इतना डर क्यों रहे हैं। खैर, मेरा काम बस सामान पहुंचाना था, जिसके बाद मैं वहां से निकल पड़ा। मैं जब वहां से निकला तो समय हो रहा था रात के 8 बजे का। बातों ही बातों में इतना वक्त कब गुजर गया कुछ पता ही नहीं चला। अब इधर भी हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। मैं उसी बारिश के बीच ट्रक चलाता हुआ आगे बढ़ रहा था। रात हर पल गहराती जा रही थी और बारिश थी जो मेरी ट्रक की रफ्तार के साथ मानो मुकाबला कर रही हो। रास्ता इतना सुनसान कि जैसे इस दुनिया में ही ना हो। न कोई इंसान, न कोई दुकान और ना ही कोई गाड़ी नजर आ रही थी। अगर कुछ नजर आ रहा था तो सिर्फ अगल बगल जंगल और खाली सपाट लंबा रास्ता। चिंता वाली बात यह थी कि मेरे साथ उस रात खलासी भी नहीं था। भला इतने छोटे से काम के लिए खलासी कौन लेता है, और वैसे भी मैं खलासी के बगैर कई बार ऐसी जगहों पर जा चुका हूँ, मगर पता नहीं क्यों उस रात कुछ अजीब महसूस हो रहा था। अब हो सकता है कि शायद ऐसा मौसम के लिए हो रहा हो, मगर कुछ तो अजीब था जिसे लफ्ज़ों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी बारिश की मोटी बूंदों को चीरती हुई ट्रक आगे बढ़ ही रही थी कि तभी अचानक से एकदम से ट्रक का बैलेंस बिगड़ने लगा। ऊपर से ट्रक इतनी तेज रफ्तार में थी कि ट्रक आपे से बाहर होने लगी। मैंने किसी तरह बहुत मुश्किल से ट्रक को रास्ते के किनारे ले जाकर रोका। मुझे समझ आ गया था कि क्या हुआ होगा। बस मैं भगवान से यही दुआ कर रहा था कि कहीं मेरा शक यकीन में ना तब्दील हो जाए। मैं छाता लेकर ट्रक से नीचे उतरा। जैसा मैंने सोचा था ठीक वैसा ही हुआ। ट्रक का पिछला टायर पंचर हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अब मैं अकेले इतने बड़े ट्रक का टायर कैसे बदलूंगा। हालांकि ट्रक 6 पहियों वाली थी, मगर फिर भी मैं मुसीबत में फंस चुका था। मैंने आसपास नजरें दौड़ाईं, मगर वहां न कोई इंसान था, न किसी इंसान का बसेरा। अगर कुछ था तो सिर्फ एक बड़ी सी पानी टंकी। जी हाँ, एक पानी टंकी। मैंने अपने मन ही मन में कहा, क्या ये वही पानी टंकी तो नहीं है? खैर, जो भी हो, ऐसा कुछ होता तो है नहीं, ये सब फालतू बात है। खुद को ये तसल्ली देकर अब आगे क्या करना है, अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी बारिश एकदम से तेज हो गई और हवा के कारण मेरा छाता एकदम से एक तरफ को झुक गया। बारिश से बचने के लिए मैं भागकर अपनी ट्रक में जाकर घुस गया। मैं जानता था कि ये बारिश रुकने वाली नहीं है। मुझे भीग कर ही सही, मगर ट्रक का टायर अकेले ही बदलना पड़ेगा। ये सोचकर अभी मैं अपनी किस्मत को कोस ही रहा था कि तभी ट्रक के दरवाजे पर दस्तक हुई। दस्तक की आवाज़ सुन मैंने खिड़की से सिर निकालकर नीचे झांका तो एक सांवला सा बच्चा था जिसकी उम्र करीब 10-12 साल की रही होगी। उसने मुस्कुराते हुए मुझसे कहा, क्या बात है, आपकी गाड़ी खराब हो गई है? इस पर मैंने कहा, हाँ बेटा, वो ट्रक का टायर पंचर हो गया है। मगर तुम कौन हो और इतनी रात को इस तेज बारिश में यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर उस बच्चे ने कहा, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप छाता लेकर बाहर आइए और बस देखिए। उसकी मासूमियत और ऐसी बातों को सुनकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैंने कहा, बेटा ये ट्रक है, साइकिल नहीं, जाओ घर जाओ। तो इस पर उस बच्चे ने कहा, आप बाहर तो आइए। वैसे तो मैं उसकी बात नहीं मान रहा था, मगर पता नहीं क्यों उस बच्चे की बातें
मुझे बहुत प्यारी लग रही थी और मैं ना चाहते हुए भी उसकी कोई बात टाल ही नहीं पा रहा था। लिहाजा मैं छाता लेकर नीचे उतरा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये दुबला पतला छोटा बच्चा ये करेगा क्या, मगर मेरे सारे सवालों का जवाब मुझे तब मिल गया जब उस छोटे से बच्चे ने चंद पलों में मेरी ट्रक का टायर खुद पर खुद बिना किसी सपोर्ट के बदल दिया। मेरा मुंह खुला का खुला और आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी मैंने जो देखा क्या वो सच था या सिर्फ एक सपना मात्र। तभी उस बच्चे ने कहा, देखा अंकल, हो गया ना। मैंने घबराते हुए लड़खड़ाती आवाज में उस बच्चे से पूछा, बेटा तुम रहते कहाँ हो? मेरे इस सवाल पर उस बच्चे के हाथ के इशारे ने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया। उसका इशारा पानी टंकी की तरफ था। तभी उस पानी टंकी के ऊपर से आवाज आई, चलो बेटा अब जल्दी आ जाओ ऊपर। उस आवाज के साथ ही साथ मुझे उस पानी टंकी के ऊपर अंधेरे में कुछ चमकती आंखें नजर आने लगीं। वो आंखें लाल चमक रही थी। तभी वो बच्चा एकदम से वहां से भागा और फटाफट हवा की रफ्तार से उस पानी टंकी के ऊपर चढ़ गया। ये देखकर कुछ पलों के लिए मेरी सांसें थम गई थी। मैंने किसी तरह बहुत मुश्किल से खुद को संभाला और ट्रक लेकर वहां से निकल गया। बाद में लोगों से इस घटना का जिक्र करने पर पता चला कि दरअसल बहुत साल पहले ऐसे ही एक बरसात की रात राहगीरों का एक परिवार बारिश से बचने के लिए उस पानी टंकी के नीचे जाकर खड़ा हो गया था। तभी पानी टंकी पुरानी थी और बदकिस्मती से एक जोरदार बादल गरजने की आवाज के साथ ही साथ वो पानी टंकी जमीन पर धराशायी हो गई। उसके नीचे दबकर वो सारा परिवार मारा गया। बाद में वहां एक नई पानी टंकी तो बना दी गई, मगर कहते हैं कि आज भी उन राहगीरों की आत्मा उस पानी टंकी के आसपास या वहीं पर भटकती रहती है। तो दोस्तों, ये थी आज की पहली कहानी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की दूसरी कहानी की ओर। इस घटना से पहले मैं भूत प्रेत इन सब बातों पर विश्वास नहीं करता था, मगर इस घटना के बाद मैं इन सब चीजों पर विश्वास करने लगा। उस घटना ने मेरे दिमाग में अपना छाप कुछ इस कदर छोड़ा कि मैं कई दिनों तक बीमार था और मेरी हालत काफी गंभीर हो गई थी। और आज भी उस घटना को याद करके मेरे रातों की नींद उड़ जाया करती है। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि साल 1999 उस समय हमारा गांव काफी छोटा हुआ करता था और न ही उस समय हमारे गांव में बिजली हुआ करती थी। सभी लोग मिलजुल कर एक साथ रहा करते थे। गांव में किसी भी तरह का काम ना होने के कारण मैं और मेरा दोस्त राकेश, हम दोनों शहर के एक दुकान में काम किया करते थे। हमारे गांव से शहर करीब 7 किलोमीटर दूर था, तो हम रोज आने जाने के लिए साइकिल का सहारा लिया करते थे। हमारी ड्यूटी सुबह 9 बजे से रात के 8 बजे तक की होती थी। कुछ दिन तो सब कुछ ठीक था, मगर एक रात काम से वापस लौटते वक्त हम जैसे ही गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो अचानक हमें किसी आदमी के रोने की आवाज आने लगी। उस आवाज को सुनकर मैंने एकदम से साइकिल रोका और पीछे बैठे राकेश से कहा, अरे राकेश, इतनी रात गए ऐसे कौन रो रहा है? इस पर राकेश ने कहा, तू साइकिल चला, हमें इन सब में नहीं पड़ना, घर चलो। मुझे तो ये पता था कि राकेश काफी डरपोक लड़का है, तो मैं और कुछ ना बोलकर साइकिल को आगे बढ़ाकर सीधे साइकिल चलाकर अपने घर पहुंचा। मगर रात भर मेरे जहन में वही रोने की आवाज खटकती रही। अगली रात भी काम से वापस लौटते वक्त हमारे साथ वही घटना घटी।
जैसे ही हम साइकिल लेकर गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो कल की तरह आज भी हमें वही रोने की आवाज सुनाई पड़ने लगी। मगर इस बार मैंने अपना साइकिल नहीं रोका और सीधे घर चलाया। इस बार घर आकर मैंने ये ठान लिया था कि कल कुछ भी हो जाए मैं जाकर ये पता लगाकर ही रहूंगा कि आखिर ये रोने की आवाज किसकी है। मगर ये बात मैंने राकेश को नहीं बताई। जिसके बाद अगले दिन हम दोनों काम पर गए तो मैं बस इंतजार कर रहा था कि हमारी छुट्टी हो। लेकिन आज काम थोड़ा ज्यादा ही था, जिस वजह से मुझे ऐसा लग नहीं रहा था कि समय पर हमारी छुट्टी हो भी पाएगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। हमारी छुट्टी 1 घंटे लेट यानी रात के 9 बजे हुई तो मैंने साइकिल निकाला और राकेश को पीछे बैठाकर घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। उस समय रात के 9 बजना यानी कि काफी रात, ऊपर से गांव का इलाका, जिस कारण दूर दूर तक हमें हमारे अलावा और कोई भी नहीं दिख रहा था। और शायद अमावस की रात थी, जिस वजह से आसमान पर चांद का नामो निशान तलक नहीं था। अंधेरे ने तो इस कदर उस रास्ते पर अपना डेरा जमाया हुआ था कि हमारी टॉर्च की रोशनी भी कम पड़ रही थी। हम टॉर्च की धुंधली रोशनी के सहारे आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी अचानक मेरे साइकिल का बैलेंस बिगड़ा और हम दोनों जमीन पर जा गिरे। भले की बात तो ये थी कि हमें ज्यादा चोट नहीं आई थी, तो मैं हाथ पैर झाड़ता हुआ उठा और जब अपनी निगाहें जमीन पर गिरे साइकिल की ओर घुमाई तो मैंने देखा कि साइकिल का अगला टायर पंचर हो चुका है। उस पंचर टायर को देखकर मुझे समझ आ गया कि अचानक टायर पंचर हो जाने की वजह से मेरा बैलेंस बिगड़ा और हम लोग गिरे। अभी मैं जमीन पर गिरे साइकिल को उठा ही रहा था कि तभी राकेश ने कहा, भाई तू कैसे साइकिल चला रहा है? जिस पर मैंने कहा, भाई इसमें मेरी क्या गलती है, अचानक साइकिल का टायर पंचर हो गया। मेरे ये बोलते ही राकेश का मुंह एकदम से उतर गया और उसने दबी हुई आवाज में कहा, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे? अभी भी हमारा घर यहाँ से काफी दूर था, मगर अब किया भी क्या जा सकता है, हमें पैदल ही घर जाना पड़ेगा। तो हम और समय ना बिताकर साइकिल लेकर पैदल चलते हुए घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। पूरे रास्ते पर सन्नाटा कुछ इस कदर छाया हुआ था कि हमारे पैदल चलने की आवाज हमें साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। बीच बीच में आ रही रात कीड़ों की आवाजें इस माहौल को और भी ज्यादा सुनसान बना रही थी। मुझे तो डर नहीं लगता था, मगर राकेश के चेहरे पर मुझे साफ साफ डर नजर आ रहा था। राकेश इतना डरपोक है कि वो रात को अकेला हल्का होने के लिए भी नहीं उठता है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया। उस बिल्ली के रास्ता काटते ही राकेश ने चिल्लाकर मुझसे कहा, रुक रुक रुक, बिल्ली ने रास्ता काट दिया है। तो इस पर मैंने कहा, तो क्या हुआ, बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो? मैं इन सब बातों को नहीं मानता, मैं आगे पार होता हूँ, तू मेरे पीछे आ जा। इतना बोलकर मैं आगे बढ़ गया। उस बिल्ली के काटे गए रास्ते को पार कर लिया, जिसके बाद मेरे पीछे राकेश भी चला आया और वापस से हम दोनों घर की तरफ आगे बढ़ने लगे। अब रात काफी हो गई थी, जिस कारण हम अपने कदमों को काफी तेज भगा रहे थे। मगर मुझे याद था कि मुझे उस आवाज का पीछा करना है, तो मैं इसके लिए पहले से ही तैयार था। कुछ देर चलने के बाद हम गांव के बाहर वाले रास्ते पर पहुंचे तो हमें उसी तरह रोने की आवाज सुनाई पड़ी, जिस पर मैंने राकेश से कहा, राकेश टॉर्च दे तो मैं देख कर आता हूँ, यहाँ रोज रोज कौन रोता है। इस पर राकेश ने मुझे काफी बार मना किया, मगर मैंने उसकी एक नहीं सुनी। अंत में राकेश को मेरी जिद के सामने हारना ही पड़ा। लेकिन राकेश ने मुझे साफ साफ बोल दिया कि वो नहीं जाएगा, बल्कि वो यहीं रुककर मेरा इंतजार करेगा।
जिसके बाद मैंने उसके हाथ से टॉर्च लिया और उस आवाज की तरफ आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे लगा कि वो आवाज जंगल के अंदर से आ रही है, तो मैं चलकर जंगल के अंदर दाखिल हुआ तो सारा जंगल मानो रात की नींद सो रहा हो। दिन के वक्त जिस जंगल के अंदर इतना चहल पहल रहता है, रात के वक्त उस जंगल को इतना सुनसान देखकर मैं थोड़ा हैरान हुआ। खैर, अभी मैं उस जंगल के अंदर आगे बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र जंगल के अंदर एक छोटे से घर पर गई तो मैंने महसूस किया कि वो रोने की आवाज़ उसी घर में से आ रही है। तो मैं चलकर उस घर की तरफ आगे बढ़ने लगा। तभी मेरे जहन में एक सवाल ने दस्तक दिया कि इस जंगल में ये घर किसका होगा, और जिसका भी हो वो रोज रात को रोता क्यों है। ये सोचते सोचते मैं उस घर के करीब पहुंचा तो उस घर के दरवाजे पर ताला लटक रहा था, मगर उस घर की खिड़की खुली हुई थी और वो रोने की आवाज़ उसी घर में से आ रही थी। तो मैं खिड़की के पास गया और टॉर्च मारकर जब अंदर देखा तो मेरा सर एकदम से घूम गया और मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ने लगे, क्योंकि जैसे ही मैंने खिड़की के अंदर टॉर्च मारा तो मैंने देखा कि उस घर के अंदर एक बूढ़ा आदमी इधर उधर दौड़ रहा है, मगर उसका चेहरा इंसानों से अलग पूरी तरह से जला हुआ था और उसकी आंखें गायब थी। उस आदमी को देखकर मुझे पता चल गया कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि भूत है। और जैसे ही मैंने वहां से भागने के लिए अपना कदम बढ़ाया तो उस भूत ने अपना लंबा सा हाथ बढ़ाकर खिड़की से बाहर निकालकर मेरा गला पकड़ लिया और मुझे एक झटके से खींचा, जिससे मेरा सर एकदम से जाकर दीवार से जा टकराया। मैं अपने गले को उस भूत के हाथ से छुड़ाने की काफी कोशिश कर रहा था, मगर उसकी शक्ति के आगे मैं बेबस था, जिस पर मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज से मेरा दोस्त राकेश वहां आ गया और किसी तरह उसने मुझे खींचकर उस भूत के हाथ से छुड़ाया और हम भागकर गांव पहुंचे। गांव वालों को पूरी बात बताई, जिस पर उन्होंने कहा उस घर में एक परिवार रहा करता था, जिसमें बेटा बहू और एक बूढ़ा आदमी यानी बेटे का पिता था। मगर एक दिन बेटा अपने बाप को छोड़कर उस घर से अपनी पत्नी को लेकर चला गया, जिससे वो बूढ़ा आदमी अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और उसने उसी घर में आत्महत्या कर ली। तब से उसकी आत्मा उसी घर में भटकती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।